बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शबीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। नाज़रीन, अगर आप मौसमियाती तब्दीलियों को देखें या जो टेम्परेचर्स हमारे बढ़ रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती जा रही हैं उनको देखें तो उसकी जो साइंटिस्ट हैं और जो रिसर्च है वो एक ही वजह बताती है, जो कि है टेम्परेचर का बढ़ना, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि जब से इंडस्ट्रियल एरा शुरू हुआ है तब से ये दुनिया जो है वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो गर्म हुई है। यानी कि, और ये गर्म क्यों हुई है? क्योंकि ग्लोबल एमिशंस जो है वो इंडस्ट्री की वजह से, आपकी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है उसकी वजह से ग्लोबल एमिशंस जो है वो आपकी हो रही होती हैं। और ये सारी ऑफ कोर्स एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जिन्हें हम कहते हैं, जो हम इंसानों की आलूदगी फैलाने की वजह से एमिशंस होती हैं, ये उनकी वजह से होता है। तो चूँकि ये इंडस्ट्रियल एरा में बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्री का बूम आया था जिसकी वजह से ग्लोबल एमिशंस बहुत बढ़ गई थी, तो 1.2 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ गया है। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर यही रफ्तार रही, अगर सब मुल्कों ने मिल के कंट्रोल ना किए एमिशंस, उनके लेवल्स कम ना किए, जो कि हर कंट्री के टारगेट होते हैं कि उनने कम करने होते हैं और 2030 तक के भी हदफ है हर मुल्कों का कि उनने एक सर्टेन लेवल तक एमिशंस को रिड्यूस करना है। तो अगर ये बिज़नेस एज यूजुअल चलता रहा तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है वो दुनिया गर्म हो जाएगी। और नाज़रीन, 1.2 पे आप देखें कि इतने फ्लड्स आ रहे हैं, इतनी हीट वेव्स हैं, इतने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं। आपने देखा कि जून में भी जो है वो इस्लामाबाद जैसे जो इलाके हैं पाकिस्तान में, उसमें यालाबारी हो रही थी। हमारे लॉन, हमारे घर जो है वो सफ़ेद बिल्कुल हो गए थे। तो आप सोचें कि ये सिर्फ मैं इस्लामाबाद की मिसाल दे रही हूँ, आप इसी तरह देखें अमेरिका में जो है वो हीट वेव्स आई हुई हैं। और हीट वेव्स की वजह से, मैंने पिछले व्लॉग में भी अपने बताया कि आग भी जंगलों में लग जाती है, तो अमेरिका के जंगलों में आग भी लग गई। इसी तरह कनाडा में हीट वेव्स आई हुई हैं, काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर है। और जर्मनी और बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुआ है, जिसकी वजह से फ्लड्स आ गए हुए हैं। नाज़रीन, अगर आप फ्लड्स अब हम देखें जो यूरोप में आए हुए हैं, जर्मनी और साथ बेल्जियम में, बिल्कुल साथ साथ ही ये दोनों हैं, तो उसकी वजह जो है वो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल ही है। बहुत शदीद बारिशें हुई हैं और उन बारिशों की वजह से कुछ रिपोर्ट्स जो है वो BBC ख़ास तौर पर ये कहता है कि 150 से ऊपर लोग, उनकी डेथ हो गई हुई है और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। अब ये बारिशों का सिर्फ एक नुकसान नहीं है कि फ्लड्स आया है। आप वहाँ पे देखें कि 2 दरिया हैं उनके, एक रिवर राइन है और एक रिवर आहर है। ये उनमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है बारिश की वजह से पानी भर गया था उनकी, तो सैलाब ही आना था। तो सैलाब की वजह से अब ये हुआ है कि बिल्कुल वो लोग रेडी नहीं थे कि सैलाब आएगा। उनके जो ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि अर्ली वार्निंग जो है वो दी गई थी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करवाना, यानी कि एरिया को वैक्यूएट करवाना, लोगों को इन्फॉर्म करना, कुछ ऐप्स के थ्रू किया भी गया था। तो कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर ये पॉसिबल करना नहीं था, अथॉरिटीज़ ने टाइमली एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से ये जो जानी नुकसान हुआ है और जो बिजनेसेस वहाँ पे स्वेप्ट सारे हो गए हैं, सैलाब के साथ बह गए हैं, वेजिटेशन ऑफ कोर्स गई है, गाड़ियाँ डूब गई हैं बहुत सारी। तो अब ये जो गाड़ियाँ ख़ास तौर पे डूब गई हैं और जो बिजनेसेस भी छोटे मोटे थे, कुछ फैक्ट्रीज़ या इस तरह की चीज़ें भी, उनकी वजह से नाज़रीन जो रिवर है वो थोड़ा पोllute भी हो गया है, क्योंकि सैलाब आया है तो पानी बाद में भी वो रिवर में ही जाएगा अल्टीमेटली, या आपके ग्राउंड वाटर में जाएगा, उसने वो कहाँ जाना है, या आपके घरों में घुसेगा। तो उसकी वजह से जो ऑयल है, कुछ सोर्सेज थे, उसकी वजह से ऑयल पानी के साथ मिक्स हो गया हुआ है, तो रिवर उसकी वजह से भी थोड़ा पोल्यूशन के चैलेंजेस आ गए हुए हैं। और इसके अलावा आप देखें कि बहुत सारी जो अभी तक हमें ख़बरों में देखने को नहीं मिलता, लेकिन सोशल मीडिया पे ये ख़बरें सर्कुलेट कर रही हैं कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो सैलाब आ गया हुआ है। वहाँ पे भी अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल और जो ग्लेशियर मेल्टिंग होती है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से, उन वैलीज़ में अक्सर जो है वो सैलाब आ जाते होते हैं, जिन्हें हम ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। यानी कि जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है उसकी वजह से जो सैलाब बनते हैं उनको हम कहते हैं। और अगर क्लब हो जाए अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल तो ज़्यादा डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट होते हैं। ख़ास तौर पे वहाँ पे एक बगरोट वैली है, जो कि मैंने एक रिसर्च के सिलसिले में विज़िट भी की थी कुछ साल पहले। तो वहाँ पे हर साल तकरीबन जो है वो आप कहें कि रेपिटेटिवली सैलाब आ जाते हैं, क्योंकि वो उसके टॉप पे बिल्कुल ग्लेशियर है और नीचे की तरफ आप आएँ तो उसकी बेस में बिल्कुल वो वैली है। और वहाँ पे जो है वो जो लोग मुख्तलिफ़ इलाकों के साथ कनेक्ट होते हैं, एक तो बहुत ही ख़राब किस्म की रोड है, उससे कनेक्ट होते हैं, और सेकंड जो है वो
वहाँ पर जो है वो पुल जो है वो डिफरेंट एजेंसीज बार बार हमारे बनाती हैं, यानी कि ये UNDP वगैरह ऐसी हमारी यहाँ पर इदारे हैं जो कि कनेक्टिंग पुल्स बनाते हैं, लेकिन फ्लड्स की वजह से वो पुल भी फिर बार बार टूट जाते हैं, जिनकी वजह से राब्ता जो है वो कनेक्टिविटी बाकी इलाकों के साथ जिससे वो सोदा सल्फर ये चीज़ें लेके जाते हैं वो भी इम्पैक्ट होती है। तो एक तो इन पे भी अगर आप पूरी दुनिया में फिर देखें तो आपको फिर एक तरफ सैलाब हैं मुख्तलिफ सोर्सेज़ की वजह से। इंडिया में आप देखें केरला स्टेट में जो है वो सैलाब आ जाता होता है, ख़ासतौर पर मानसून के सीज़न में जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब आ जाता होता है। अब सुबह ही जो है वो मैं अखबार में पढ़ रही थी कि नाला ले जो पिंडी में है उसकी कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगले मेट के अकॉर्डिंगली NDMA के और मेट के अकॉर्डिंगली आगे जो है वो 2-3 दिन बारिशें जारी रहेंगी, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है, बिल्कुल फुल हो गया। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, जब वो फुल हो जाएगा तो आपके घरों में, आपकी सड़कों के ऊपर पानी आ जाएगा। एक तो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान है, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया, बांग्लादेश, इनको आप ले लें, ना सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये कंडीशंस हैं बल्कि ये अब डेवलप्ड वर्ल्ड को भी हिट कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल एमिशंस जो हैं नाज़रीन, उनकी कोई एक बाउंड्री नहीं होती, वो एक मुल्क तक जो है वो महदूद नहीं होते हैं। वो सारे मुल्कों में जो है वो अगर आपने एमिशंस की हैं, एयर एमिशंस आपने की हैं, चाहे वो पाकिस्तान है कोल की वजह से हो रही हैं, चाहे वो इंडिया है जहाँ कोल की वजह से एमिशंस हो रही हैं, चाहे कोई दूसरा मुल्क है, चाहे US है, चाहे कनाडा है, कोई भी आप कोई नेम एनी कंट्री, चाहे बेल्जियम है, जर्मनी है, कोई भी मुल्क है, जब आप डेवलपमेंट करते हैं। जर्मनी में बाय द वे बहुत सारे जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूँकि जो पहले बहुत साल पहले से जो ऐसे सोर्सेज यूज़ हो रहे थे जिनकी वजह से एमिशंस में इजाफा हो रहा था, तो उनकी वजह से फिर जाहिर है उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके क्लाइमेट पे अल्टीमेटली आता है। अगर जर्मनी ने एमिशंस जो है वो रिन्यूएबल पे शिफ्ट कर दी हुई हैं, तो एकदम से उसका ओवरनाइट इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हमें वेट करना पड़ेगा क्लाइमेट पे उसका इम्पैक्ट ऑब्जर्व करने के लिए, 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड इतना। अब होता ये है कि ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो इंसानों के ऊपर ही होता है। आपकी इकोनॉमी तबाह होती है, आपका हेल्थ केयर सेक्टर पे बर्डन होता है, आपके जो बाकी रिलेटेड चीज़ें हैं वो तबाह हो जाती हैं, जैसे बिजली की तरसील वगैरह, ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि ज़रा सी बारिश होती है तो बिजली चली जाती है, क्योंकि हमारा तो सिस्टम भी खैर वीक है। लेकिन अमेरिका में भी इस साल ये हुआ है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, हीट वेव इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ पे भी बिजली जाने लगी है। अब अमेरिका में जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि बिजली जाना उनके लिए बड़ी ये अनयूजुअल सी चीज़ है कि बिजली भी जाती है। तो उनने भी इस दफ़ा ये विटनेस किया, क्योंकि पावर पर बहुत ज़्यादा बर्डन था, AC वगैरह लोग यूज़ कर रहे थे। अब AC यूज़ करने की वजह से भी एमिशंस में इजाफा होता है, लेकिन अब जान बचाने के लिए कुछ तो करना है। तो नाज़रीन ये एक है। एक और इम्पैक्ट जो फ्लड्स की वजह से या बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से ख़ास तौर पे होता है, वो अर्बन फ्लडिंग का होता है। अब अर्बन फ्लडिंग इट्सेल्फ ये बहुत ह्यूज सब्जेक्ट है, इस पे हम जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे कि अर्बन फ्लडिंग कैसे होती है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके क्या नुकसानात होते हैं और ख़ास तौर पे क्यों होती है, कराची में क्यों अर्बन फ्लडिंग इतनी ज़्यादा होती है। इस पर मैंने कुछ अर्सा पहले जो है वो एक अखबार में लिखा भी था, लेकिन मैं डिटेल से इस पर व्लॉग भी बनाऊंगी कि इसकी क्या रीज़न्स होती हैं। और नाज़रीन, ये जो फ्लड्स हो रहे हैं, जो हीट वेव्स हो रही हैं, जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रही हैं, इसका एक तो सिंपल हल सुनने में लगता है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। बहुत चैलेंजिंग ये है कि एमिशंस को कंट्रोल किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए एमिशंस को। और ज़ाहिर है किसी भी कंट्री को देखें तो उसकी इकॉनमी की सबसे पहले बात होती है, लेकिन जो टारगेट्स कंट्रीज़ ने सेट किए हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने अंडर पेरिस एग्रीमेंट जो टारगेट उन्होंने सेट किए हैं कि उन्हें सर्टन अमाउंट ऑफ एमिशंस जो कंट्रोल करनी है, तो वो टारगेट जो है वो हर कंट्री को अब मीट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हैं। ये बिल्कुल इमरजेंसी की सिचुएशन है और हम इससे मज़ीद ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप देखें कि 1.2 डिग्री वार्मर टेम्परेचर है, तो इतने डेवस्टेटिंग किस्म के इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो जब ये 1.5 डिग्री तक खुदा ना खास्ता चला गया, जो कि रिसर्च प्रिडिक्ट कर रही है कि जाएगा फ्यूचर में, बिज़नेस एज़ यूजुअल ऐसा ही रहा, तो फिर आप देखें कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट रिसर्चेस ये बताती हैं कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होगी, ज़्यादा फ्रीक्वेंट हीट वेव्स होंगी, ज़्यादा सर्दी होगी, ज़्यादा गर्मी होगी।
और सर्वाइवल जो है वो इंसानों का होना मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि ये प्लैनेट लिवेबल रहेगी ही नहीं। और जैसे कि कहा जाता है, आपने भी बहुत जगह सुना होगा, पढ़ा होगा, कि देयर इज़ नो प्लैनेट बी। सिर्फ एक यही प्लैनेट है अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं। बाकी प्लैनेट को एक्सप्लोर करने में टाइम है, वहाँ पे लिवेबल कंडीशंस देखने में अभी टाइम है। इट विल टेक ईयर्स एंड डेकेड्स एंड सेंचुरीज परहैप्स टू डिस्कवर के दूसरे प्लैनेट्स भी हैं। तो जिस पे हम रह रहे हैं इस पे हमें थोड़ा सा रहम करना चाहिए, अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी और अपने इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़ में भी। तो इसके हल क्या हो सकते हैं? एक तो एमिशंस को हर कंट्री रिड्यूस करे, अपने टारगेट जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर हैं उनको पूरे करे। सेकंड ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फ्यूचर में जितने भी अर्बन प्लानर्स हैं वो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर रखें, जो हीट वेव्स आती हैं, जो प्रेडिक्शन है आती रहेंगी, इसी तरह फ्लड्स आते रहेंगे, तो उससे जो है वो किस तरह कम से कम नुकसान हो। नुकसान तो होगा, लेकिन कम से कम नुकसान किस तरह से हो, इस पर हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे पढ़ने में आज आई वो ये है कि कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो प्रिडिक्शंस हैं हमारी इसकी क्लाइमेट चेंज की, ये जो अभी तक कंप्यूटर्स और मशीन्स इसको प्रिडिक्ट करने के लिए जो डिफरेंट मॉडल्स यूज़ किए जा रहे हैं, दैट आर नॉट सो पावरफुल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी कैपेसिटी और इतनी पावर नहीं है कि इतनी एक्यूरेट हमें प्रिडिक्शंस हमें बता सकें, ताकि क्योंकि तैयारी नहीं हम कर सकते। मतलब ये है कि देखें, इतने फ्रीक्वेंट जो है वो फ्लड्स और हीट वेव्स और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये प्रिडिक्शंस अगर पहले से इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शंस अगर बताई जाती तो इसके नुकसानात से बचा जा सकता है। तो मोर पावरफुल जो है वो मशीन्स ख़ास तौर पर जर्मन ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि होनी चाहिए, जिससे प्रेडिक्शंस जो है वो बहुत एक्यूरेट की जा सकें, ताकि नुकसानात से बचा जा सके। इसके अलावा जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ हमारी, ये बहुत ज़रूरी है नाज़रीन कि लोकल कम्युनिटीज़ जो कि फ़ौरन फ्लड्स से जिन पे इम्पैक्ट होता है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह की जाए, कि वो अडेप्टेशन उनकी की जाए कि कोई फ्लड आता है, कोई हीट वेव आती है, तो वो अपनी कैपेसिटी में उनकी इतनी कैपेसिटी बिल्ड हुई हो, इतनी ट्रेनिंग उनकी हुई हो कि वो ना सिर्फ ख़ुद को बचाएं बल्कि जो उस कम्युनिटी के दूसरे लोग हैं उनको भी बचा सकें फ्लड्स के इम्पैक्ट से, हीट वेव के इम्पैक्ट से। और उनको मुख्तलिफ जो है वो सर्विसेज सिखानी चाहिए कि किस तरह से वो इवैक्यूएट कर सकते हैं, किस तरह से अथॉरिटीज़ अगर इतनी विजिलेंट नहीं है वहाँ पर पहुँचने में, तो अथॉरिटीज़ से कांटेक्ट करके किस तरह से वो लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। हमारा जो NDMA है वो SMS तो कर देता है कि फ्लड आने वाला है या बारिशें अगले 3 दिन होंगी, लेकिन उसमें क्या करना है, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा फैक्टर मिसिंग है कि क्या करना है। फ्लड आता है तो आपने इमीडिएटली कहाँ इवैक्यूएट होके जाना है, उनके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, रोड नेटवर्क तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया है। ये सारे जो इक़दामात हैं, ये इस पर बड़ी डिटेल्ड प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो इस पर लोकल कम्युनिटीज़ को जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है, इक्विप करने की ज़रूरत है, ताकि वो जैसे ही सैलाब या हीट वेव या इस तरह का असर आए तो ख़ुद को भी बचा सकें और अपनी कम्युनिटीज़ को भी बचा सकें। और लोकल नॉलेज और लोकल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो शायद कम्युनिटी से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। फ़िलहाल तो इस जो फ्लड्स और हीट वेव्स की सूरत हाल है, इसके साथ ये वीलॉग बनाने का मकसद था। अगले वीलॉग में हम अर्बन फ्लडिंग के ऊपर और वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।